गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 10th क्लास साइंस को हम पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में हम फिजिक्स से स्टार्टिंग अपनी क्लास की कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपको पता ही है कि एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है और वो लेक्चर आपने अच्छे से देखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर देखिए पहले, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस का, वो सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले, आज की क्लास को देखने से पहले आपको वो पिछले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। एक बार आपको बता दूं कि पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा है। पिछले वाली क्लास में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा है, प्रकाश के बारे में पढ़ा है, प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कितने नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और जो दर्पणों से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें होती है उन्हीं के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। वो छोटी वीडियो थी, उस छोटी वीडियो में कई चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे या आपने वो देख ली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड लेक्चर। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की है। देखो, जो अब तक आपका लेक्चर हुआ है उसमें हमने 3 दर्पणों के बारे में जिक्र किया था। 3 दर्पण हमारे कौन से थे? नंबर 1 था हमारा समतल दर्पण, नंबर 2 था हमारा अवतल दर्पण और नंबर 3 था हमारा उत्तल दर्पण। मेनली हमने 2 टाइप पढ़े थे। नंबर 1 टाइप हमारा क्या था? समतल दर्पण, और नंबर 2 टाइप हमारा क्या था? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। फिर गोलीय दर्पण के बारे में हमने ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रतिबिंब के बारे में भी समझाया था कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है। आज उसी प्रतिबिंब को हम तीनों कंडीशन में पढ़ने वाले हैं कि जो प्रतिबिंब होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, वो समतल दर्पण में किस तरह से बनेगा, अवतल दर्पण में किस तरीके से बनेगा और उत्तल दर्पण में किस तरीके से बनेगा। तो हम शुरुआत करते हैं समतल दर्पण से। हमारे सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम है। ये M1 M2 है और M1 M2 किसको शो कर रहा है? एक समतल दर्पण को शो कर रहा है। अब समतल दर्पण क्या होता है आपको समझाया था। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारे घर का जो दर्पण होता है ना, जो हमारे घर में जो शीशा जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समतल दर्पण के लिए। अब जब हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं इस तरीके से करके, तो जितना दूर हमारा चेहरा होता है उतनी ही दूर पीछे दर्पण में, मतलब अंदर, हमारा प्रतिबिंब बनता है। हमारा चेहरा उतनी ही दूर दिखाई देता है। तो वो क्या है? वो हमारे चेहरे की छाया है। उस छाया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। इंग्लिश में उसको इमेज बोल देते हैं। तो उस इमेज के पूरे डेरिवेशन को, इस पूरे कंसेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक M1 M2 समतल दर्पण है। M का मतलब होता है मिरर। इंग्लिश में जो दर्पण होता है ना उसको बोलते हैं मिरर, MIRROR। मिरर का मतलब है दर्पण। तो ये पहले वाला सिरा, ये दूसरे वाला सिरा, इसलिए 1 और 2 इसको नाम दे दिया। हमारे पास M1 M2 एक समतल दर्पण है। इस दर्पण से कुछ दूरी पे ही हमने एक बिंदु वस्तु ले ली O, ठीक है ना। बिंदु वस्तु का मतलब कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को हम देखना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट इतनी दूर है दर्पण से, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर मतलब कितनी दूरी पे जाके बनेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कैसे। ये हमारे पास एक बिंदु वस्तु O है। इस बिंदु वस्तु O की हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। एक कंडीशन तो ये कि एक किरण सीधी डाल दो दर्पण पे। कौन सी किरण? OA। और एक किरण कुछ एंगल पे डाल दो, उसका नाम क्या है? OB। ये लंबवत है 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, और यहाँ पे कुछ एंगल पे है। तो 2 किरणें हम आपतित मान के चलेंगे। एक किरण तो क्या? OA, और एक किरण क्या? OB। इसको हम यहाँ तीर के निशान से शो कर सकते हैं। ये कोई किरण है OA, ठीक है। अब देखो, जैसे ही किरण ऐसे पड़ेगी तो ये वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो हम इस तरह का तीर का निशान यहाँ पे शो कर सकते हैं। ऐसे आई थी पहले, यहाँ पे टकराई, अब टकरा के पार थोड़ी होगी इसमें। आप देख सकते हो, जो आपके घर में शीशा है, जो दर्पण है, आप उस पर रोशनी डाल के देखो। तो रोशनी डाल के जब देखोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो रोशनी है वो उस दर्पण के पार निकल जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा। आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल।
तो क्या होगा, जैसे हम रोशनी डालेंगे उस दर्पण पे, मान लीजिए ये दर्पण है हमारे पास, इसमें हम ऐसे करके रोशनी डालेंगे तो यहाँ पे किरण टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में। और रूल है परावर्तन का। देखो परावर्तन आपको समझाया था कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह थी उसके पीछे वाली, जब चिकनी सतह पर टकराता है तो वापस उसी मीडियम में चला जाता है, वापस उसी माध्यम में चला जाता है। तो जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब परावर्तन के नियम थे 2, अब वे परावर्तन के नियम हमने समझ लिए हैं पहले ही। देखो अगर कोई किरण 90 डिग्री के एंगल पे आपतित हुई तो वो क्या होगी, वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो वहां पे आपतन कोण क्या होगा, वहां पे कुछ भी आपतन कोण नहीं होगा, मतलब 0 आपतन कोण होगा। लेकिन परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे आपतित हुई तो 30 डिग्री के एंगल पे ही परावर्तित हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये किरण तो ऐसे चली गई, पहले वाली किरण की बात कर रहे हैं हम जिसका नाम है OA, फिर OB है दूसरी किरण। ये जो भी एंगल हो ना, ये अभी हमें नहीं पता है कितना एंगल है, लेकिन ये जितना भी एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये वाला क्या है, आपतन कोण सपोज I है, और ये वाला क्या है, परावर्तन कोण, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, आप खुद ध्यान दीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल है, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल I इक्वल टू स्मॉल r, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इस डायग्राम को हम ध्यान से समझने वाले हैं, ये है क्या। देखो बच्चों, जो ये थ्योरी है ना, आपको फोकस नहीं करना है इस पे, शुरुआत में आपको थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने थ्योरी लिख दी है बोर्ड पे, आप इस थ्योरी को सेम अपनी कॉपी में लिख लेना, फेयर कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस करना, चुटकियों का खेल है, कुछ भी नहीं है ये। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा डेरिवेशन है, आप है ना एक चीज पे फोकस कीजिए, वो है डायग्राम। अभी डायग्राम आपको 2 ही मिनट के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, हम 2 किरणों की बात कर रहे हैं, और 2 किरणें कौन सी, आपतित किरणें, एक का नाम क्या है OA और एक का नाम क्या है OB। हमने OA का कंसेप्ट क्लियर किया कि OA ऐसे आई, यहाँ पे टकराई इस A पॉइंट पे और वापस चली गई, इसको हम AC नाम दे सकते हैं, AC क्या है, हमारी परावर्तित किरण, और आपतित किरण क्या थी, OA, राइट। अब देखो जो दूसरी आपतित किरण है ना, वो क्या है OB, और परावर्तित किरण क्या है BD। यहाँ पे एंगल I, यहाँ पे R, और बीच में क्या है, ये बीच में है ये N फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब। तो देखो ये परावर्तन का पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब आप एक चीज पे फोकस कीजिए, देखो एक तो हमारे पास क्या है AOC या AC मान सकते हो, और एक क्या है हमारे पास BN है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, बिल्कुल लंबवत है इस तरीके से। अब देखो हमने क्या किया, ये जो हमारी परावर्तित किरण थी ना BD, इसको हमने पीछे बढ़ाया, ठीक है ना, हमने इसको पीछे बढ़ा दिया। और एक परावर्तित किरण हमारी क्या थी AC, इसको भी हमने पीछे बढ़ाया, और ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल गई, किस पॉइंट पे, I पॉइंट पे। जब 2 किरणें किसी पॉइंट पे परावर्तन के पश्चात मिलती हो वास्तव में, तब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और परावर्तन के पश्चात जब 2 किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हो, तब हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इस किरण को आगे बढ़ाते हैं और इस किरण को ऐसे सीधी जाने देते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दूर होता जाएगा, तो एक किरण आगे तो कहीं भी नहीं मिल पाएगी। हम इमेजिनेशन करते हैं, देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे पास क्या है, मिरर, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा क्या है, चिकना तल, और ये वाला क्या है, पॉलिश किया हुआ तल। तो अभी आपको बताया था कि प्रकाश पार कैसे होगा, प्रकाश पार नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा हमें आभास होगा, ऐसा महसूस होगा कि ये दोनों किरणें यहाँ पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे जो I है वो क्या होगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और देखो ये वाला एंगल
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल। क्यों, एकांतर कोण है। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखो आपको एक काम करना है, जो भी हमने डायग्राम में किया है वो आपको थ्योरी में लिखना है, या जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको थ्योरी में लिखनी है। फोकस किस पे करना है, डायग्राम पे फोकस करना है। चलिए आपको थ्योरी भी दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है थ्योरी में। माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, बिल्कुल है ना, राइट। तथा O एक बिंदु वस्तु है। O हमारी क्या थी, एक बिंदु वस्तु। बिंदु के साइज की वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु। दर्पण द्वारा बने मतलब इस दर्पण की बात चल रही है। O के प्रतिबिंब, ये O है, O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, इस O की स्थिति क्या होगी, वो स्थिति हमें ज्ञात करनी है। के लिए हम दो आपतित किरणें OA तथा OB लेते हैं। देखो एक तो क्या है हमारे पास OA, एक क्या है हमारे पास OB, दो किरणें ली है ना, अभी आपको समझाया था। किरण OA दर्पण पर लंबवत गिरती है ना, OA दर्पण पर लंबवत गिरती है, 90 डिग्री का एंगल है वहां पे, अर्थात इसके लिए आपतन कोण शून्य है। आपको ध्यान देना है इस बात पे, इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई आपतित किरण सीधी गिरती है 90 डिग्री के एंगल पे, तब आपतन कोण क्या होगा, 0 होगा। अतः परावर्तन कोण भी शून्य होगा। क्यों, अरे परावर्तन का दूसरा नियम है। क्या नियम है परावर्तन का, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः यह किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। पहली बात तो क्लियर हुई, अर्थात AC परावर्तित किरण है। क्लियर है ना बात, AC क्या है हमारे पास, परावर्तित किरण है। दूसरी आपतित किरण OB। अब दूसरी के बारे में बात करो, दूसरी किरण क्या थी, OB। दर्पण के बिंदु B पर गिरती है, बिल्कुल गिरती है। ये वाली OB तीर के निशान से शो करेंगे। जो ये तीर के निशान लगा रखे हैं ना, ये आपको जरूर लगाने हैं, इन्हें मत भूल जाना। बिंदु B पर अभिलंब BN खींचा गया है, बिल्कुल खींचा गया है भाई। B पे क्या अभिलंब है, BN, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर। अब बिंदु B पर आपतन कोण के बराबर, अब बिंदु B पर ध्यान देना, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित किरण BD खींच लेते हैं। तो बिल्कुल खींचेंगे, देखो कैसे। ये हमारे पास क्या थी, OB। इस बिंदु B पे आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए एक परावर्तित किरण क्या खींच लेंगे, BD खींच लेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दोनों परावर्तित किरणें AC तथा BD, दोनों परावर्तित किरणें AC तथा BD। देखो एक तो AC है परावर्तित किरण, और एक क्या है, BD। दोनों परावर्तित किरणें AC तथा BD पीछे बढ़ाई जाने पर बिंदु I पर मिलती है। इसको भी पीछे बढ़ा दो, ठीक है, और इसको भी पीछे बढ़ा दो, तो कहाँ पे मिलेगी, I पर मिलेगी। अब देखो I पर मिलती है, मिल रही है ना, अतः ये बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखो ये काम की बात है, ठीक है ना, अतः ये बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। हमें ये महसूस होगा कि ये जो किरणें हैं ना, यहाँ से ना आई हो, ठीक है ना, यहाँ से तो आई थी ना शुरुआत में, तो रियल तो ये है, यहाँ से शुरुआत हुई थी इनकी। हमें ऐसा महसूस होगा कि ये यहाँ से आ रही है, एक किरण तो ऐसे चली गई और एक किरण ऐसे चली गई, ऐसा महसूस होगा। लेकिन ये सच थोड़ी है, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, और प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और अगर वास्तव में मिलती तब क्या होता, वास्तविक प्रतिबिंब होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बिंदु I, इस प्रकार बिंदु I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो हम इसमें थोड़ा मैथ यूज करते हैं। आपका जो 9th 10th का मैथ है, ट्रायंगल वगैरह, वो इसमें यूज करेंगे हम। देखो चित्र से आपतन कोण OBN, आपतन कोण OBN, देखो भाई OBN कहाँ है, OBN मतलब B की बात चल रही है। OBN इक्वल टू परावर्तन कोण NBD, NBD, NBD मतलब इस वाले B की बात चल रही है, ये वाला इसके इक्वल है, बिल्कुल है, नो डाउट। तथा OBN AOB के इक्वल है। OBN कहाँ है भाई, ये OBN किसके इक्वल, AOB के, AOB के, बिल्कुल है। क्यों इक्वल है, एकांतर कोण है। अब इसके बाद जो NBD है वो AIB के इक्वल है। NBD
एन बी और डी वो किसके इक्वल है? ए आई बी के। देखो एन बी डी, एन बी डी ए आई बी के इक्वल है। अरे बिल्कुल होगा। देखो ये वाली क्या है? समांतर किसके? इस वाली लाइन की। इसको आगे हम ऐसे अगर बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल है। बात क्लियर है? अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? दो ट्रायंगल ले लो आप, एक ऊपर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक नीचे वाला ट्रायंगल। एक तो क्या है? ए ओ बी, ए ओ बी क्लियर है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल। फिर क्या है? ए आई बी, नीचे वाला ए आई बी। दोनों ट्रायंगल देखो, ए ओ बी किसके इक्वल होगा? ए आई बी के। ए ओ बी किसके इक्वल होगा? ए आई बी के होगा। क्लियर? ओ ए बी, ओ ए बी ठीक है, 90 डिग्री है। अब आई ए बी, आई ए बी ठीक है ना, दोनों क्लियर है ना, दोनों 90 डिग्री है। अब ए बी किसके इक्वल है? ए बी के। अरे कॉमन साइड है ना ये, तो आप ऊपर वाला ट्रायंगल यूज कर लो चाहे नीचे वाला ट्रायंगल यूज कर लो, ए बी तो कॉमन है ना इसमें। अब देखो ये हमने 3 बात इक्वल शो की, 3 बात इक्वल शो करने का मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो भुजाएं भी इक्वल होंगी और कोण भी इक्वल होंगे। आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो क्या होगा? ओ ए इक्वल टू आई ए। ओ ए तो ये है और आई ए ये है ठीक है ना। तो ओ ए का मतलब क्या है? वस्तु से दर्पण की दूरी। और आई ए का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। मतलब ये तो हमें रिजल्ट मिल गया इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? इक्वल है। यही हमें चाहिए था, यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस डेरिवेशन का। क्या? अतः स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, ध्यान देना, अतः स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे लंबवत ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हम दर्पण से 2 मीटर दूरी पे खड़े हैं तो दर्पण से पीछे बिल्कुल लंबवत 2 मीटर पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। वीडियो को रिपीट करके देखोगे आपकी समझ में आ जाएगा। और जो भी ये थ्योरी है ना, आप इसको अपनी फेयर कॉपी पे जरूर लिखना, इसकी प्रैक्टिस करना। और जहां भी प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो को देखने के लिए, आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।